स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 5 आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पहले आपको बताया था कि इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज हम दो सेल ऑर्गेनल्स पर चर्चा करेंगे। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, यानी कि सबसे बाहरी परत होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। सबसे बाहर से सेल को कवर करने वाला एक ऑर्गेनल है, वो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? Cell membrane is the outermost covering of an animal cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक एनिमल सेल का आउटरमोस्ट कवरिंग होता है, आउटरमोस्ट लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। फिर अंतर क्या है? एनिमल सेल में यही आउटरमोस्ट कवरिंग हो गई। अगर ये एनिमल सेल है तो उसकी सबसे बाहरी जो कवरिंग है, आउटरमोस्ट कवरिंग है, वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर यह प्लांट सेल है तब यह आउटरमोस्ट कवरिंग नहीं है। पाया तो ये प्लांट सेल में भी जाएगा, यानी कि प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन ये रहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रहा, ये आउटरमोस्ट नहीं है। इसके बाहर एक और कवरिंग आएगी, वो वाली कवरिंग आउटरमोस्ट कवरिंग होगी, सबसे बाहरी परत होगी। यानी कि प्लांट सेल का सेकंड आउटरमोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेकंड, बाहर की तरफ से दूसरी कवरिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की होती है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में वो सबसे बाहरी कवरिंग, सबसे बाहरी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस चीज का होता है? मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये दो तरह का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, एक है लिपिड्स और दूसरा है प्रोटीन्स। इन दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। दो तरह का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसको हम लोग अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखना है तो उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कैन बी एब्जॉर्ब्ड विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। तो ये हो गया कि पहले आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या है। दूसरा बताया डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट लेयर और कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल and second outermost covering or layer of a plant cell।
ऐसा हम कह सकते हैं। वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दूसरी बात ये कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। व्हाट इज मेड अप ऑफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन is made up of organic molecules, lipids and proteins. How can we observe the structure of plasma membrane or cell membrane? We can observe the structure of plasma membrane or cell membrane with the help of an electron microscope. What is the nature of plasma membrane or cell membrane? The nature of plasma membrane or cell membrane is that it is flexible. It is flexible in nature. अब हम बात करते हैं कि ये काम क्या करता है। What are the functions of plasma membrane और cell membrane? इसके functions क्या है, ये काम क्या करता है, वर्क क्या करता है सेल के लिए। First thing, it allows only certain required things to go inside. या कुछ जो जरूरी चीजें हैं उनको ही सेल के बाहर से सेल के अंदर जाने देता है, और जो चीज़ें सेल के लिए ज़रूरी नहीं है उनको सेल के बाहर से सेल के अंदर जाने नहीं देता है। से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सेल के लिए ज़रूरी है, उसको सेल के बाहर से सेल के अंदर जाने देता है। वाटर सेल के लिए ज़रूरी है, उसको सेल के बाहर से सेल के अंदर जाने देता है। यानी कि जो भी चीज़ें सेल के लिए ज़रूरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वाटर हो या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स हो, सेल का फूड हो, जो भी हो जो सेल के लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, उसको वो सेल के बाहर से सेल के अंदर जाने देता है। और जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, अनवांटेड थिंग है, उसको सेल के बाहर से सेल के अंदर कभी भी नहीं जाने देता। यानी कि यह सर्टेन सेलेक्टेड थिंग्स को ही सेल के बाहर से सेल के अंदर जाने देता है। इसका अगला फंक्शन ये है, अलाउज ओनली सर्टेन अनवांटेड थिंग्स टू गो आउट। यानी कि कुछ जो अनवांटेड थिंग्स हैं, जो सेल के लिए वेस्ट है, कूड़ा कचरा है, जहर है, पॉइजनस थिंग है, जो सेल को नहीं चाहिए, उस थिंग को वो सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने देता है। बट जो सेल के लिए ज़रूरी है उसको सेल के अंदर से सेल के बाहर कतई नहीं जाने देता। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड सेल के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सेल को नहीं चाहिए, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने देता है। बट ऑक्सीजन तो चाहिए सेल को, इसलिए ऑक्सीजन को अंदर से बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर जाने देगा। उसी तरह वाटर को भी वो सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने देगा। उस वाटर को, जिस वाटर में नाइट्रोजनियस वेस्ट डिसॉल्व हुआ पड़ा है, सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट भी क्रिएट होते हैं, वो भी पैदा होते हैं। वो नाइट्रोजनस वेस्ट सेल के अंदर जो वाटर है उसमें डिसॉल्व होते हैं। अब वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट जिस वाटर में डिसॉल्व है वो वाटर अब वेस्ट वाटर हो गया, वो अब सेल के अंदर नहीं रहना चाहिए, वो सेल के लिए अनवांटेड हो गया, इसीलिए वो वाटर सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। देन अब जब हमने ये दोनों चीजें देखी तो इससे एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ओनली सर्टेन सेलेक्टेड थिंग्स को ही सेल के बाहर से सेल के अंदर जाने देता है और सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने देता है। उन सर्टेन जो अर्जेंट, रिक्वायर्ड, नीडेड थिंग्स हैं इन और आउट होने के लिए, उनको छोड़ करके किसी भी अन्य थिंग को वो सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं जाने देता और सेल के अंदर से सेल के बाहर नहीं जाने देता है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी
कहते हैं। तो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो आंसर हम ये लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज selectively permeable membrane because it allows only certain required things to get into the cell and it allows only certain unwanted things to get out of the cell। यानी कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्टेन रिक्वायर्ड थिंग्स को ही सेल के बाहर से सेल के अंदर जाने देता है और सर्टेन अनवांटेड थिंग्स को ही सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने देता है, इसलिए उसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं। इसके अलावा में और क्या फंक्शन है, और फंक्शन ये है, enables the cell to engulf in food and other required materials। यह चूंकि फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, इसीलिए क्या करता है कि फूड और अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स को भी एनगल्फ करने में मदद करता है, निगलने में मदद करता है ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसको? एंडोसाइटोसिस। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, तो हम ये लिखेंगे, एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग फूड एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स बाय ए सेल थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यानी कि एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए एक सेल फूड या अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एनगल्फ करता है, उसको निगलता है। अगला फंक्शन क्या हो गया इसका? enables the cell to excrete out its waste। चूंकि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए सेल के अनवांटेड जो मटेरियल्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको एक्सक्रेट आउट करने में, यानी कि उनको छोड़ने में भी, बाहर निकालने में भी हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फंक्शंस में 4 फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन अलाउज ओनली सर्टेन रिक्वायर्ड थिंग्स टू गो इनसाइड। दूसरा फंक्शन हो गया अलाउज ओनली सर्टेन अनवांटेड थिंग्स टू गो आउट। तीसरा फंक्शन हो गया enables the cell to engulf in food and other required materials। और चौथा फंक्शन हो गया enables the cell to excrete out its waste products। और ये जो फूड इंगल्फ करने और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने का जो प्रोसेस है, ये एंडोसाइटोसिस, यह देखने के लिए हमको मिलता है अमीबा में। अमीबा इसी प्रोसेस का, इसी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस का यूज करता है अपना फूड एनगल्फ करने के लिए। और अमीबा इसी सेल मेम्ब्रेन के इसी प्रॉपर्टी का यूज करता है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। ये दोनों ही फंक्शंस अमीबा में देखने के लिए मिलते हैं। ये हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। अब हम इस बात पर चर्चा करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन and cell membrane allows only certain required things to go inside and allows only certain unwanted things to go out। इसके लिए किस प्रोसेस का यूज सेल करता है? इसके लिए जिस प्रोसेस का सेल यूज करता है वो है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। दरअसल ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही है। अब डिफ्यूजन क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी थिंग हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करता है। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच थिंग्स फ्लोज फ्रॉम
higher concentration to lower concentration. Diffusion is a process in which things flow from higher concentration to lower concentration. डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती हैं, जाती हैं। उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। अब सेल में बेसिकली दो तरह के चीज़ों का इन और आउट हो रहा है। एक है गैसियस थिंग जैसे कि ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा है लिक्विड थिंग जैसे कि वाटर है या फिर अदर सॉल्यूशंस है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट, वो सॉल्यूशन। तो यानी कि गैसियस और लिक्विड थिंग्स को ही इन और आउट होना है, उसके लिए प्रोसेस डिफ्यूजन यूज होता है। गैसियस एक्सचेंज के लिए डिफ्यूजन वर्ड स्पेशली यूज किया जाता है, और जब वही प्रोसेस होता है लिक्विड्स के लिए तो उसके लिए अनदर वर्ड ऑस्मोसिस यूज होता है। अदरवाइज ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही है। अगर आपको कहा शायद डिफाइन डिफ्यूजन तो हम क्या लिखेंगे? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच exchange of gases takes place from higher concentration to lower concentration. डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देन फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज ऑस्मोसिस या फिर डिफाइन ऑस्मोसिस, हम क्या लिखेंगे? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स टेक प्लेस फ्रॉम higher concentration to lower concentration. Osmosis is a process of diffusion, ऐसा हम जोड़ भी सकते हैं। Osmosis is the process of diffusion in which exchange of liquids or solutions takes place from higher concentration to lower concentration. यानी कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स या सॉल्यूशंस होता है। ये हो गया। इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होगा वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होगा, वाटर और अदर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का जो एक्सचेंज होगा वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होगा। यानी कि सेल के बाहर और सेल के अंदर, मान लीजिए यह एक सेल है, सेल के अंदर भी ऑक्सीजन है, सेल के बाहर भी ऑक्सीजन है, बट सेल के बाहर आउटर एटमॉस्फेयर में, जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 21% है। जब सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेस देन 21% हो जाता है, तब ऐसे केस में ऑक्सीजन सेल के बाहर से सेल के अंदर चला जाता है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर में जो से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उससे अधिक हो और ऑक्सीजन अंदर से बाहर आए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा यही होगा, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होगा और सेल के बाहर ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन हमेशा ही सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ जाएगा। ठीक उसी तरह ये सेल है, सेल के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, और सेल के बाहर भी CO2 आउटर एटमॉस्फेयर में है। आउटर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%। जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.03% से बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, और जाहिर सी बात है वो होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस के दौरान CO2 क्रिएट होता है, CO2 रिलीज होता है ना। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा ही होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.03% से बढ़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से सेल के बाहर निकल करके
आएगा, यानी कि ये हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से ये ऑक्सीजन कार्बन का एक्सचेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनके लिए, वाटर के लिए, है ना, या फिर अदर सॉल्यूशंस के लिए। तो इस पर हम चर्चा कुछ इस तरह से करेंगे कि बाहर जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये 3 कंडीशन में हो सकता है। या तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब वन बाय वन हम चर्चा करते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है? जब सेल के बाहर किसी भी रिक्वायर्ड मटेरियल का कंसंट्रेशन हाई होता है और सेल के अंदर वो कंसंट्रेशन कम होता है। क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हाईली डाइल्यूटेड होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो हाईली डाइल्यूटेड होता है। इन अदर वर्ड्स हम बात करें तो सेल के बाहर जो मटेरियल है, जो सेल के लिए रिक्वायर्ड है, उसका कंसंट्रेशन हाई है और उसी में रिक्वायर्ड मटेरियल का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है। ऐसे सिचुएशन में वो मटेरियल सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगा, है ना। और जब हालांकि उस समय दोनों ही प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं, यानी कि सेल के अंदर से सॉल्यूशन सेल के बाहर जाता है, सेल के बाहर से सॉल्यूशन सेल के अंदर जाता है। लेकिन सेल के अंदर से बाहर जितना सॉल्यूशन आता है उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा सॉल्यूशन सेल के बाहर से सेल के अंदर जाता है। कुल मिलाकर के सेल के अंदर सॉल्यूशन जाता है, सेल के बाहर नहीं आता है और धीरे धीरे सेल के अंदर सॉल्यूशन का कंटेंट बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से सेल स्वेल करता चला जाता है, सेल स्वेल अप होता है, यानी कि सेल का साइज अब इंक्रीज होता है। पहले ये सेल का साइज था, अब ये सेल का साइज ये है, यानी कि सेल अब स्वेल अप हो गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो जिस रिक्वायर्ड मटेरियल को कंटेन करता है, उस रिक्वायर्ड मटेरियल का कंसंट्रेशन जितना सेल के बाहर होता है ठीक उतना ही सेल के अंदर भी होता है, यानी कि दोनों तरफ उस रिक्वायर्ड थिंग का, उस रिक्वायर्ड मटेरियल का कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होता है, सेम होता है। हालांकि यहाँ पे दोनों प्रोसेसेस साथ साथ होते हैं, यानी कि वो सॉल्यूशन सेल के बाहर से सेल के अंदर भी जाता है और सेल के अंदर से सेल के बाहर भी जाता है। जितना क्वांटिटी में सॉल्यूशन सेल के बाहर से सेल के अंदर जाता है ठीक उतने ही क्वांटिटी में वो सॉल्यूशन सेल के अंदर से सेल के बाहर भी जाता है। चूंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम होती है इन और आउट की, इसलिए कुल मिलाकर के सेल में उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या क्वांटिटी बिल्कुल भी ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। वो पहले उसका लेवल जितना था अभी भी उसका लेवल उतना ही बना रहता है। नतीजा सेल का जो साइज पहले था अभी भी वही का वही बना रहता है, यानी कि सेल का साइज जो का क्यों रहता है, सेल के साइज में कोई चेंजेस नहीं होता। तीसरे तरह का जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो लेस डाइल्यूटेड होता है, वेरी वेरी लेस डाइल्यूटेड होता है। इन अदर वर्ड्स हम टॉक करते हैं कि जो रिक्वायर्ड मटेरियल, जो रिक्वायर्ड थिंग है सेल के लिए, उसका कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम है और सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। हालांकि यहाँ भी दोनों ही प्रोसेसेस साथ साथ चलते हैं। वो सॉल्यूशन सेल के बाहर से सेल के अंदर भी जाता है और सेल के अंदर से सेल के बाहर भी आता है। लेकिन जितनी क्वांटिटी में वो सॉल्यूशन सेल के बाहर से सेल के अंदर जाता है उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में वही सॉल्यूशन सेल के अंदर से सेल के बाहर आता है। आप इन एरो मार्क से बात को समझ सकते हैं और वैसे मैं मौखिक भी समझा रहा हूँ। तो सेल के अंदर से सेल के बाहर ज़्यादा आता है।
कुल मिलाकर के सेल जो है उस सॉल्यूशन को लूज करता है, यानी कि सेल उस सॉल्यूशन को आउट करता है, निकाल बाहर करता है। नतीजा सेल श्रिंक करता है, सिकुड़ता है और उसका साइज पहले की तुलना में घट करके छोटा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ये चीज। तो ये हो गया 3 तरह का सॉल्यूशन। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये सारा का सारा प्रोसेस वही ऑस्मोसिस का ही है, क्योंकि लिक्विड स्टेट यानी कि सॉल्यूशन का ही एक्सचेंज हो रहा है, इन और आउट हो रहा है। तो ये हो गया ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अब हम आते हैं दूसरा जो सेल ऑर्गेनल है उसके बारे में चर्चा करने, ये है सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। एंड दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। यह प्लांट सेल का आउटर मोस्ट सबसे बारीक कवरिंग है, सबसे बाहरी परत है ना प्लांट सेल का। एनिमल सेल में तो ये होता ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग है, इसका नेचर है कि ये रिजिड होता है। जहां ये फ्लेक्सिबल हो रहा था वहीं ये रिजिड होता है ना। अब दोनों में आप डिफरेंस भी समझ सकता है, मैं थोड़ी देर में डिफरेंस भी क्रिएट कर दूंगा। तो ये रिजिड इन नेचर होता है। देन इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, यह सेलुलोज का बना होता है। देन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल ताकत उसको प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इसमें एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। जरा इस बात को समझे कि बेचारा प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस में क्या होता है। यानी कि एक प्लांट सेल के अंदर, यहाँ देखिए ये है प्लांट सेल, तो ये हो गया सेल वॉल, आउटर मोस्ट कवरिंग, और उसके ठीक नीचे ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना। तो अब ये दो हो गए। यहां भी ये प्लांट सेल भी डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का प्रोसेस करेगा। एनिमल ऐसा नहीं है कि ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल ही होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। नहीं, एनिमल सेल में भी होते हैं वो प्रोसेस और प्लांट सेल में भी होते हैं। उस प्रोसेस के बिना तो कोई भी सेल सर्वाइव नहीं करेगा, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तो होता है। और आपने यहाँ पर देखा कि जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा तो सेल इस सिचुएशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में वो स्वेल अप होगा, और एसीटोनिक सॉल्यूशन के केस में वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई साइड चेंजेस नहीं होगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में वो श्रिंक करेगा, उसका साइज डिक्रीज होगा, पहले से छोटा होगा। तो यहां पर भी प्लांट सेल में भी ये प्रोसेस होगा। तो जब ये वाला सिचुएशन क्रिएट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला, यानी कि सेल सर्टेन सॉल्यूशंस को, अनवांटेड सॉल्यूशंस को लूज करता है, वो एक्सक्रीट आउट करता है, बाहर निकालता है। तो क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि अब इसका जो साइज है वो डिक्रीज होगा, ये श्रिंक करेगा, और श्रिंक करके ये ऐसे हो गया। से फॉर एग्जाम्पल वो श्रिंक कर गया, और ये पहले की तुलना में उसका जो अब नया साइज आ गया वो ये आ गया। तो ये जो श्रिंकेज का प्रोसेस चल रहा है ये सिर्फ सेल के अंदर हो रहा है, यानी कि सेल वॉल के अंदर हो रहा है। बाहर से आपको सेल के साइज पर कोई अंतर नहीं समझ में आएगा, बाहर से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा कि सेल का साइज डिक्रीज हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस in which shrinkage of cell takes place inside the
cell wall, inside the cell wall. Thereby, no actual decrease in size is absorbed in a plant cell. एक प्लांट सेल में एक्चुअल सेल साइज में कोई डिक्रीज हमको दिखाई नहीं देती है। यही प्रोसेस है प्लाज्मोलाइसिस का। चलिए, तो अब हम लोग चर्चा करें कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। सेल वॉल का तो पहला फंक्शन तो यही है, यहां पर मैंने आपको मार्क कर दिया था, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। यह सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, या यूं कहें सेल को यह रिजिडिटी देता है। प्लांट्स में जो रिजिडिटी होती है वो प्लांट सेल की वजह से होती है, क्योंकि प्लांट सेल रिजिड होते हैं, और प्लांट सेल रिजिड इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट सेल का जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो सेल वॉल है, जो कि रिजिड इन नेचर होता है। यानी कि इसको रिजिडिटी भी दे रहे हैं और इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। तो यानी कि हम चाहे तो दो बातें अलग अलग लिख सकते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल में, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, इसमें हम कह सकते हैं पहला फंक्शन कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल, देन कह सकते हैं प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। तीसरा जो फंक्शन है वो ये हो गया, इट अलाउज नो श्रिंकेज और डिक्रीज इन साइज ऑफ द सेल इन एनी सिचुएशन। ये किसी भी सिचुएशन में सेल के साइज को डिक्रीज नहीं होने देता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा प्लाज्मोलाइसिस में क्या हुआ सारे प्रोसेस हो रहे हैं, जो यहाँ पर ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो यहाँ हो रहे हैं, बट इनसाइड द सेल वॉल। सेल स्वेलअप भी हो रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में, सेल का साइज सेम का सेम भी रह रहा है, सेल श्रिंक भी कर रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में, बट ये सब कुछ सेल वॉल के अंदर हो रहा है। यानी कि सेल के एक्चुअल साइज में कोई इंक्रीजमेंट, कोई डिक्रीजमेंट नजर नहीं आ रही है। उसका जो ओरिजिनल साइज है और जो ओरिजिनल शेप है वो हमेशा जो का त्यों बना रहा है। ये सेल वॉल की वजह से ही हो रहा है। अगला जो फंक्शन है वो ये है कि यह सेल को कभी भी जल्दी बस्ट आउट नहीं करने देता। सेल को यह कभी भी बस्ट आउट नहीं करने देता। अब हम इस बात को एग्जांपल से समझते हैं कि मेरा कहने का सेंस क्या है। सपोज करिए आपने प्लांट्स में ही पाया जाएगा ना, तो बहुत सारे अपने प्लांट्स देखे होंगे कि वो बहुत अधिक पानी में, वाटर में डूबे हुए रहते हैं, सिंक रहते हैं। और आपको ये पता होगा कि प्लांट के जो रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और वो रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं इसी प्रोसेस है ना, इसी ऑस्मोसिस की प्रोसेस ऑब्जर्व करते हैं। जब वो हमेशा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बहुत ज्यादा पानी में डूबे रहते हैं, वाटर में डूबे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्लांट के जो रूट के जो सेल्स हैं उनके बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ऑलवेज मच मोर होता है, जबकि रूट्स के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है हमेशा मच लेस होता है, क्योंकि वाटर तो उसके अंदर होता है, वो वाटर चला जाता है ऊपर ट्रांसपोर्ट करके जाइलम के थ्रू लिव्स में, और लिव्स में जाकर के वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में खर्च होता है। तो एनी टाइम रूट्स में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम ही रहेगा, और रूट के सेल के बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा ही रहेगा, पर बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा। यानी कि वहाँ पर ये सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला, और कंटिन्यूअसली है ना, नेट रिजल्ट में क्या मिलेगा कि वाटर सेल के अंदर इन कर रहा है, सेल के बाहर से सेल के अंदर इन कर रहा है। तो इन करता जाएगा, इन करता जाएगा, इन करता जाएगा, इन करता जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि सेल बस्ट आउट हो जाएगा। अगर ये एक सेल है और कंटिन्यूअसली इसके अंदर वाटर इन होता चला जाए, 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 और उसको इन होना ही है,
क्यों होना है उसको इन एंड इन एंड इन? इसलिए उसको इन एंड इन एंड इन होना है क्योंकि सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन मच मोर हाई है, जबकि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन मच मोर लो है। और यही सिचुएशन कंटिन्यूअसली बना रह रहा है। इसीलिए वाटर तो हमेशा इन ही होता रहेगा, इन ही होता रहेगा, इन ही होता रहेगा। और जब वाटर इन होता रहेगा, अंदर जाता रहेगा, तो वाटर अंदर भरने की वजह से सेल को एक्सपेंड करता जाएगा, एक्सपेंड करता जाएगा, एक्सपेंड करता जाएगा, स्वेलअप होता जाएगा, स्वेलअप होता जाएगा। पर उस स्वेलअप की एक क्षमता होगी ना, जहां पर जाकर के सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उसी के थ्रू ये काम हो रहा है, क्या हो जाएगा? बस्ट आउट हो जाएगा, यानी कि सेल अब डेड हो जाएगा। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। कौन है जो उसको रोकता है? वही सेल वॉल ही रोकता है। ये है सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन, जिसको सेलेक्टिवली हम लोग परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब जब इसके अंदर वाटर जाता जाएगा, जाता जाएगा, स्वेलअप होगा, स्वेलअप होगा, स्वेलअप होगा, स्वेलअप होगा, स्वेलअप होकर के जाकर के सेल वॉल में सड़ जाएगा। बट सेल वॉल क्या है? रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, और ये उसको जाकर के रोक देगा। अब स्वेलिंग का काम खत्म। अब जब सेल और स्वेलअप नहीं हो सकता, उसके स्वेलिंग होने को रोक दिया किसने? सेल वॉल ने। तो वो स्वेलअप नहीं होगा, और जब वो स्वेलअप नहीं होगा तो और वाटर इन नहीं होगा, यानी कि सेल के बाहर से सेल के अंदर कभी भी और वाटर नहीं 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 इन करेगा, नहीं जाएगा, यानी कि और मोर स्वेलिंग होगी ही नहीं होगी, जिसकी वजह से सेल बर्स्ट नहीं करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में कोई बर्स्टिंग नहीं होगी, वो बिल्कुल भी बर्स्ट आउट नहीं 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 होगा। हाँ, उस स्वेलिंग की वजह से जो प्रेशर सेल के पर पड़ेगा अंदर से बाहर की तरफ, एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर सेल वॉल अंदर की तरफ लगा देगा, यानी कि दोनों के दोनों प्रेशर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और कुल मिलाकर के सेल कभी भी बर्स्ट आउट नहीं होगा, और सेल बिल्कुल लाइव रहेगा, जो का त्यों बना रहेगा। तो ये फंक्शन है सेल वॉल का, मेनली फंक्शन है। अब ये बात हो गई। अब हम जरा सा फटाफट कंपेयरिंग कर लेते हैं दोनों में कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल का आउटरमोस्ट कवरिंग होता है, जबकि वो प्लांट सेल का सेकेंड आउटरमोस्ट कवरिंग होता है, जबकि सेल वॉल प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन बोथ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, दोनों में ही पाए जाते हैं, बट सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस ये हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, बट सेल वॉल इज रिजिड इन नेचर। ये तीन मेजर डिफरेंस हो गए इन दोनों के बीच में, और ये आपको दिखने हैं। हाँ, चौथा डिफरेंस भी है, वो भी आप लिख सकते हैं। चौथा डिफरेंस ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, whereas सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जबकि सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। ये टोटल 4 डिफरेंसेस आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास हम लोग टर्मिनेट करेंगे। इसके आगे के लिए आगे जो भी सेल ऑर्गेनल सब हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर्स, उनके बारे में हम लोग चर्चा आने वाली क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे।